दोस्तों नमस्कार, आई एम आलोक त्रिपाठी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आरओ एग्जामिनेशन। आपके पास कितना टाइम है? आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है, अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आप अच्छा अंक हासिल कर सकते हो। आज 27 तारीख है, आज 27 में है और आपका एग्जाम है 27 जुलाई को। यानी केवल आपके पास बचे हैं कितने दिन? 60 दिन। अब 60 दिन में अगर कोई आपसे कहे कि ज्योग्राफी का, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का, इकोनॉमी का, इन सब का सिलेबस आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कवर करो, किताबों से कवर करो, तो ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसे में एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं उसमें ले जाए। इसलिए कुछ एक बातें करूंगा और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका काफी फायदा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के आएंगे और इस बार पहली बार जो है पेपर जो है 200 अंक का होने जा रहा है। 200 अंक क्या, 200 प्रश्नों का पेपर होने जा रहा है, जिसमें हिंदी और जीएस एक साथ होंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी आपको बदलनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात करूंगा जीएस की। जीएस में कितने प्रश्न हैं? 140 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब इस 140 क्वेश्चन में तकरीबन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा दो, करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आते हैं अगर आप उनको हटा दो और कुछ प्रश्न जो 10 से 12 प्रश्न जो मैथ्स रीजनिंग के आते हैं उनको हटा दो, तब आपके पास बचते हैं प्रश्न 100 प्रश्न जीएस के बचते हैं। जो कंक्रीट जीएस है वो 100 प्रश्न बचता है। और इस 100 प्रश्न के लिए जो स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा, अगर इन टॉपिक्स को आप ठीक ढंग से कवर कर लेते हैं तो आप 70 प्लस इसमें आप स्कोर कर लेंगे। आप जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप ये वीडियो फिर देखिएगा और मिलाइएगा कि जिन टॉपिक्स की मैंने चर्चा की है क्या उससे 70 प्लस क्वेश्चन नहीं आए हैं, तब आपको शायद अंदाजा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंतिम समय में क्या करें। तो घटना चक्र द्वारा एक बैच है जिसका नाम है नव्यधारा बैच, जिसकी कंसेप्चुअली चीजें क्लियर नहीं है वो नव्यधारा बैच ले सकता है। इसमें आपको 999 रुपए में जीएस के सारे वीडियो, हिंदी के सारे वीडियो और साथ साथ उस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ, 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और जीका और दृष्टि और करंट क्विज की एक पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है केवल 999 है। अगर आप जल्दी से एक बार सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, अवधारणात्मक तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं, मतलब आप समझ लो कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर कर लो इस वीडियोज के माध्यम से, इस बैच के माध्यम से 999 रुपए में। अब अगली स्ट्रेटजी जो शेयर करने जा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी, आपको पता है कि ज्योग्राफी जो है आरओ का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ज्योग्राफी में खासकर जो इंडियन ज्योग्राफी है, आपको पता है कि ज्योग्राफी में 2 एस्पेक्ट पूछे जाते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर आप टॉपिक बहुत अच्छे से एनालाइज कर लें, देखिए 60 दिन में अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहोगे तो फिर मुश्किल होगी। आप केवल और केवल एमसीक्यू सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, कहीं का भी दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए। घटना चक्र का भी टेस्ट है, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो माउंटेन एंड इट्स ऑर्डर, पर्वतों और इनका क्रम, खासकर दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। कई बार ये सवाल आपको देखने को मिलेगा कि शिवालिक कहाँ है, हिमाद्री कहाँ है, इसके अतिरिक्त ट्रांस हिमालयन काराकोरम श्रेणी कहाँ है, जास्कर श्रेणी कहाँ है। तो इस तरह के प्रश्न लगातार आते रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लो, माउंटेन एंड इट्स ऑर्डर। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आरओ में हर बार रिवर सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। अब रिवर सिस्टम में कौन सी नदी कहां से निकल रही है, हिमालयन नदी है कि प्रायद्वीपीय नदी है, और वो नदी किस नदी से कहां मिल रही है, कौन किसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन किसी सहायक नदियां हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और है जो ज्योग्राफी में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा आपको पता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को नोट करते जाइए, जिससे आपको एक क्लियर जो है अंदाजा हो जाए। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की आ चुकी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। 2 प्रश्न 3 प्रश्न वहां से पूछे जा सकते हैं, और ये प्रश्न ऐसे हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। और उसके बाद 5वां टॉपिक है मिनरल्स में आपको पता है IMYB की रिपोर्ट आती है, इंडिया मिनरल ईयरबुक। कहीं से मत पढ़िए, वहीं से पढ़िए, क्योंकि आयोग उसी को मानता है। अब मिनरल्स में आपको क्या करना है कि आप इनकी लोकेशन न केवल इंडिया में देखिए कि ये कहाँ इंडिया में पाए जा रहे हैं, वर्ल्ड में भी देख लीजिए, और राज्यवार ये याद कर लीजिए कि राज्यवार कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न मिनरल से संबंधित पूछे जाते हैं। और फिर आप पढ़िए ट्राइब्स, जनजातियां पढ़िए। क्या पढ़िए? ट्राइब्स पढ़िए। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। इसका पूरा क्लास का PDF मैं आपको लिंक कर दूंगा। ट्राइब्स, अब ये ट्राइब्स इंडिया में कहाँ पाए जा रहे हैं, इंडिया की जो महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं कौन कौन सी हैं, किस स्टेट में कौन सी ट्राइब ज्यादा पाई जाती है, और ट्राइब से रिलेटेड कुछ और कल्चरल जो एस्पेक्ट होते हैं, इनके फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, इनका और जो धार्मिक जीवन है वो किस तरह का है, इसको आप ज्योग्राफी से रिलेट करके देख सकते हैं। और इन ट्राइब्स की कंडीशन, अगर ट्राइब्स की कंडीशन वर्ल्ड वाइड भी आप देखें, वर्ल्ड वाइड भी देखें कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी ट्राइब प्रभावी है, एशियन कॉन्टिनेंट में कौन सी ट्राइब प्रभावी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या स्थिति है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें आप देखें। इसके अलावा आप देखिए मृदा आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मृदा। और मृदा में ये जरूर देखिए कि किसी खास मिट्टी का किसी कृषि से क्या संबंध है। लगातार आरओ के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कृषि में कौन सी, जैसे कपास आपसे पूछा जाए तो कपास के लिए कैसी मौसमी दशाएं चाहिए, गेहूं के लिए कैसी मौसमी दशाएं चाहिए, चावल के लिए कैसे चाहिए, चाय के लिए कैसे चाहिए, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। जूट के लिए कैसे चाहिए। मतलब आप केवल सॉइल ना पढ़ें, बल्कि मृदा के साथ साथ ये भी पढ़ लें कि इस मृदा में किस तरह की खेती पाई जाती है और इन खेती का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्योग्राफी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन आप कहीं मत जाइए, NHAI पे या परिवहन मंत्रालय पे आप चले जाइए, MOH करके है, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके ये देख लीजिए कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हाईवेज हैं, ये देख लीजिए कि कौन से राज्य में नेशनल हाईवे ज्यादा है या राज्य के हाईवे हैं, या जिला परिपथ कहाँ ज्यादा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप जो है वहां से ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो मॉडर्न इंडिया करता है, आपको पता है। हम उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें क्या आपको सबसे पहले देखना है, आप सबसे पहले इसमें देखिए क्रोनोलॉजी में ये देखिए कि भैया 1857 का जो संग्राम हुआ, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, खासकर इस रिवोल्ट के बाद कौन सा संगठन कब बना, किसमें किसकी भूमिका हुई, इसको क्रोनोलॉजी के फॉर्म में देखिए। मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब कालक्रम देखिए, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे कोई पूछे वर्नाक्यूलर एक्ट, फिर आपसे कोई पूछे सती प्रथा का खात्मा। अब ये दो घटनाएं हैं। अब इस घटना में आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों घटनाएं कब कब हुई हैं। अगर इन दोनों घटनाओं की क्रोनोलॉजी आपको पता होगी तो एग्जाम में जो है 5 प्रश्नों की लीड आप ले सकते हो, 5 प्रश्नों की लीड। तो सबसे पहले इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप क्रोनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। क्रोनोलॉजी पे इसका एक चार्ट भी आप बना सकते हैं कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई। 3-4 पेज का एक चार्ट बना लीजिए। पूरी मॉडर्न इंडिया को आप इस क्रोनोलॉजी के फॉर्म में कवर कर लीजिए। अगला टॉपिक है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन यानी क्रांतिकारी संगठन।
क्रांतिकारी संगठनों के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए कि कौन से, जैसे HSRA, एक HRA है, HSRA है, अनुशीलन समिति है, ये महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं। इसी तरह के जितने भी क्रांतिकारी संगठन रहे हैं उनके बारे में आप जान लीजिए, उनकी स्थापना कब होती है। जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था पीसीएस में, प्लीजेंट मूवमेंट के बारे में बात हुई थी, कृषक मूवमेंट के बारे में बात हुई थी, और वो बहुत विवादित प्रश्न था पीसीएस 2024 में। तो इस तरह के प्रश्न लगातार पैटर्न बदलते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखिए गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन मूवमेंट। गांधीयन मूवमेंट ये मॉडर्न इंडिया में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे, अफ्रीका से गांधी जब लौटे, और अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में जब अफ्रीका से लौटे, तो अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने कहां कहां से कैसे कैसे प्रतिभाग किया, किन किन आंदोलनों में हिस्सा लिया। बनारस आए, बनारस के बाद अहमदाबाद, बिहार, कई जगहों पे उनका जाना हुआ। उनकी अगवानी किसने की, आंदोलन खड़ा करने में उनकी क्या भूमिका थी, और किस तरह से उन्होंने 1922 में फिर जब आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, बाद में उन्होंने वापस भी ले लिया, खिलाफत आंदोलन हुआ। तो गांधी की भूमिका जिन जिन आंदोलनों में हुई, दांडी यात्रा की बात कर लिया जाए, गोलमेज में गांधी की क्या भूमिका थी, और 1930 के बाद गांधी की क्या भूमिका थी। तो गांधीवादी आंदोलन को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लगातार आरओ के एग्जाम में आता है। और फिर हम किसान आंदोलन की बात करेंगे, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन और आदिवासी विद्रोह, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन और आदिवासी विद्रोह, प्लीजेंट्स मूवमेंट एंड ट्राइब्स रिवोल्ट, इसको भी बहुत अच्छे से जान लीजिए आप, इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। कौन सा आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ, उसमें भूमिका किसकी थी, मोपला विद्रोह क्या है, मालाबार विद्रोह क्या है, इसमें लीडिंग रोल में कौन थे, लीडिंग रोल में कौन व्यक्ति था, ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में कि लीडिंग रोल में कौन है। देखिए सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ये हम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देंगे जो हम लिख रहे हैं, तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, आप नोट भी कर सकते हैं। और उसके बाद गवर्नर और इसके काम, गवर्नर और इसके काम एक महत्वपूर्ण, गवर्नर एंड इट्स वर्क, गवर्नर्स एंड इट्स वर्क, कौन सा काम किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब हम अगले एस्पेक्ट में जाएंगे और साइंस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की, बायोलॉजी जीव विज्ञान की बात करेंगे, इसकी जीव विज्ञान की बात करेंगे। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए विटामिन के बारे में, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लीजिए, विटामिन के बारे में। अब विटामिन में कौन सा विटामिन कौन से पदार्थ में, कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन ज्यादा पाया जाता है, इसके अलावा इस चीज पर गौर करना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग, कौन सी बीमारी हो जाती है। देखिए आयोग आपसे यही अपेक्षा करता है कि दैनिक जीवन में जो सामान्य चीजें हैं, डेली लाइफ में जो एक नॉर्मल जनरल चीजें हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि द कमीशन इज नॉट एक्सपेक्टिंग एज यू आर स्पेशलिस्ट, कमीशन इज जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड बी जर्नलिस्ट, मतलब नॉर्मल जर्नलिस्ट के रूप में, सामान्य के रूप में एक्सपेक्ट करता है आपसे, और इस एक्सपेक्टेशन को पूरी करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो विटामिन जान लीजिए, किसकी कमी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, तो ये सारी चीजें आप जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिए। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और फिर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें क्या पढ़ लीजिए, स्केलेटन पढ़ लीजिए, स्केलेटन जिसमें कंकाल तंत्र से संबंधित सारी चीजें आती हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिए, नर्वस सिस्टम पढ़ लीजिए, और नर्वस सिस्टम के बाद आप ये पढ़ लीजिए कि और सारी जो डिजीजेस हैं इससे संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित, स्केलेटन से संबंधित जो भी डिजीजेस हैं उसके बारे में आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। फिर आप पौधों पे आ जाइए, पौधों पे आ जाइए, प्लांट्स के बारे में बात कर लीजिए, प्लांट्स की बीमारियां क्या होती हैं, पौधे से संबंधित जो मुख्य बीमारियां हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न आजकल लगातार पूछे जाते रहे हैं। और फिर साइंस की ब्रांचेज को पढ़ लीजिए, ब्रांचेज, ब्रांचेज ऑफ साइंस पढ़ लीजिए, ब्रांचेज ऑफ साइंस,
और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिजीजेज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिजीजेज बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है डिजीजेज। अगर मान लीजिए कि हम CKD की बात करते हैं, किडनी की पेशेंट या लीवर की बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है, क्या प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता इस भाग से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें केमिस्ट्री में। कंपाउंड एंड इट्स यूजेज पढ़ लीजिए आप। कंपाउंड एंड इट्स यूजेज पढ़ लीजिए, ये केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। और फिर पॉल्यूटेंट्स पढ़ लीजिए, कौन कौन से प्रदूषक हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए आप। इसके अलावा आप मृदा से संबंधित जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसकी डेली लाइफ जो यूजेज चीजें होती हैं वो पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और दैनिक जीवन में जैसे साबुन के बारे में पढ़ लीजिए, और जो भी दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए। फिजिक्स में अगर आप 3 चैप्टर भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आप पढ़ लीजिए क्या, लाइट पढ़ लीजिए, प्रकाश, और फिर हीट पढ़ लीजिए, ऊष्मा, और इसके अलावा पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो फिजिक्स में ज्यादातर प्रश्न जो है इन्हीं 3 चैप्टर से ही आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक चैप्टर और एक भाग होता है आरओ के एग्जाम में, एग्रीकल्चर का। कई बार एग्रीकल्चर से प्रश्न आते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रॉप पैटर्न। ये आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, जो फसलों का चक्र होता है वो कैसा होता है, खरीफ, रबी, जायद की फसल कौन सी है, कहाँ पाई जाती है, किस मिट्टी में होती है, ये सारी चीजें आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। और यूपी के बारे में भी देख लें कि यूपी में कैसी मृदा पाई जाती है, कौन से जिले में ज्यादा क्या पाया जाता है, तराई क्षेत्र में क्या ज्यादा पाया जाता है, मैदानी भाग में क्या ज्यादा पाया जाता है, भाबर खादर के बारे में पढ़ लीजिए यूपी में, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। और फिर आप टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड इट्स डिजीजेज, इससे संबंधित बीमारियों के बारे में आप अध्ययन कर लीजिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो आप शहरीकरण पढ़िए अच्छे से, शहरीकरण बहुत अच्छे से पढ़िए, बाकी यूपी तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है वो बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आप स्कीम पढ़िए, उत्तर प्रदेश की स्कीम, खासकर वीमेन से रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड, इन सारी स्कीम्स को बहुत अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वो स्कीम जो वेलफेयर से संबंधित है। और फिर हम आते हैं एक अन्य चैप्टर जिसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें आपको बैंकिंग पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ लीजिए, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या चीजें होती हैं, बैंक रेट क्या होता है, ये सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम में पढ़ लीजिए आप। बजट्स पढ़ लीजिए, बजट और इसके संबंधित जो टर्मिनोलॉजीज हैं, बजट से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजी, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक्सटर्नल डेब्ट क्या है, विकास दर क्या है, ये सारी चीजें आप बजट में पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे भी आप इसमें जोड़ लीजिए, ये सारी चीजें आप देख लीजिए। और इसके अलावा इन सारी चीजों को आप करंट से जोड़ के देखेंगे, करंट से जोड़कर आप इसको देखेंगे। अब इसके अलावा फिर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, प्रति व्यक्ति आय एट करेंट प्राइस, प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस, नियत मूल्य पर क्या है, त्वरित मूल्य पे क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, मतलब जितने भी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, मार्केट कैसे तय होता है, मिक्स इकोनॉमी क्या है, उदारीकरण क्या है, एलपीजी मॉडल क्या था, इंदिरा गांधी ने जो नेशनलाइजेशन किया उसका क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी में भी आएंगी अगर आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लेते हैं। जो चीजें बता रहे हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और फिर एक चीज और देखना है कि जो संगठन चर्चा में है, जो संगठन बहुत चर्चा में है, जैसे सेबी, ईडी, इन संगठनों के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे काम करते हैं, आरबीआई कैसे गवर्न करती है चीजों को, और आरबीआई से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, रेपो रेट, रिवर्स बैंक रेट, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें आप जो है अच्छे से इसका भी अध्ययन
कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि अब पहले जैसे काम नहीं होगा आपका, अब आपको डेली करंट पढ़ना पड़ेगा, फिर मंथली पढ़ना पड़ेगा और फिर ईयरली पढ़ना पड़ेगा। करंट के बारे में इस वीडियो में हम बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। अंतिम में यही कहेंगे कि आप हमारे नवविधारा बैच से जुड़िए, नवविधारा बैच, और नवविधारा बैच से जुड़ के सारे वीडियो लेक्चर देख डालिए, सारे वीडियो लेक्चर आप देख डालिए, सारे वीडियो लेक्चर देख के पीडीएफ पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आप उसका अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन का क्या मतलब है? अध्ययन का मतलब ये है कि एमसीक्यू सॉल्व करिए उस टॉपिक से रिलेटेड, पूर्वावलोकन से आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, और फिर जो है उससे संबंधित टेक्स्ट भी आप एक बार देख लो, और इस तरह से आपकी तैयारी एक बेहतर दिशा में जा सकती है। तो फिलहाल आज मैं वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप 27 जुलाई को आप फतह करके आएंगे, बेहतर करके आएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप आरओ का एग्ज़ाम नए पैटर्न जो होने जा रहा है, जिसमें हिंदी और जीएस पहली बार एक साथ आ रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान रखना होगा कि सारी चीज़ें बहुत बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें। तो फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। नवधारा बैच का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगवा दूंगा, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं। नमस्कार।